नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। क्या देसी ऐप्स का जमाना आने वाला है? क्योंकि एक शुरुआत हो गई है। चीनी ऐप्स पर भारत का डिजिटल प्रहार हुआ है। टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर जैसे कुछ 59 यानी 59 ऐप्स भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। ये फैसला देश की संप्रभुता, सुरक्षा और यूजर की डाटा सिक्योरिटी को देखते हुए आईटी एक्ट के तहत लिया गया है। मगर टिकटॉक के भारत में 12 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, यूसी ब्राउजर के 13 करोड़, क्लब फैक्ट्री के 10 करोड़ और कैम स्कैनर के 10 करोड़। जिन 59 ऐप्स को बैन किया गया है उनमें से 27 एंड्रॉयड के टॉप 1000 ऐप्स में शामिल हैं। तो चीनी, विदेशी और देसी की बहस के बीच सवाल उठता है कि 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स वाले देश में ऐप्स का बाजार डिसरप्ट यानी उथल पुथल होने वाला है, और इसका चाहे जितना असर हो, यूजर के हिस्से क्या आएगा? कंज्यूमर अड्डा में आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट सौरभ भटनागर और माइंड आईटी सिस्टम्स के सीईओ शैलेंद्र गुप्ता। लेकिन पहले चलते हैं संवाददाता दीपाली नंदा और रोहन सिंह के पास, जो बता रहे हैं कि चीनी ऐप्स बंद होने के बाद क्या स्वदेशी और दूसरे विदेशी ऐप्स के ऑप्शन कंज्यूमर्स के पास हैं। पहले दीपाली, आप बताइए। देखिए, जिन चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को भारत में बैन किया गया है उनकी फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 3 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन जिसका वास्ता रोजाना हमारे साथ पड़ता रहा है। सबसे पहले नंबर पर है टिकटॉक। बॉलीवुड स्टार हो, क्रिकेटर हो या फिर देश के युवा, सब ने जमकर टिकटॉक पर अपनी वीडियोस अपलोड की, लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि अब टिकटॉक का क्या विकल्प हमारे पास है? तो जो सबसे पहला विकल्प है वो है पूरी तरह से स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है चिंगारी। 2019 में बैंगलोर बेस्ड 2 युवाओं ने चिंगारी को लॉन्च किया था और ये जानकारी दी जा रही है कि अब तक 25 लाख से ज्यादा मोबाइल यूजर्स ने चिंगारी को डाउनलोड भी कर लिया है और वीडियोस लगातार उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं ई कॉमर्स या फिर मोबाइल शॉपिंग की, जो कि देश में ये ट्रेंड काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है मोबाइल शॉपिंग का, और 2 चाइनीज ऐप है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। उनका नाम है क्लब फैक्ट्री और शीन। दोनों में ही लग्जरी और अफोर्डेबल हर तरह के आप अपने वार्डरोब के लिए चीजें इसमें खरीद सकते थे, लेकिन अब चूंकि इस पर बैन लग चुका है। विकल्प की बात करें तो मिंत्रा, टाटा क्लिक और फ्लिपकार्ट, ये 3 ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन का अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। ये तो बात हुई टॉप 3 मोबाइल चाइनीज एप्लीकेशन की। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ रोहन के पास, जो बताएंगे और कौन सी चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन है जिन पर बैन लगाया जा चुका है, जिससे रोजाना का वास्ता हमारा पड़ता था। रोहन। शुक्रिया दीपाली, आपने कुछ बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट ऐप्स के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारी यूटिलिटी ऐप्स हैं जो हमारे फोन में है जिसका ऑल्टरनेटिव हमें खोजने की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है शेयर इट का। एक फाइल शेयरिंग ऐप्स है जो कि 2 फोन्स के बीच में बड़ी फाइल्स को भी अगर ट्रांसफर करना हो तो बहुत काम आता था। इसका ऑल्टरनेटिव अगर आप खोज रहे हैं और स्वदेशी ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो जियो स्विच ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है ये, सिक्योर ऐप है ये, एड फ्री है पूरी तरह से, और सबसे बड़ी बात स्वदेशी है। इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाएं तो इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा गूगल फाइल्स गो है जो कि बड़ी फाइल्स को भी ट्रांसफर करने में काफी मदद करता है, और अधिकतर एंड्रॉइड फोन में ये इनबिल्ट ये ऐप आता है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे देसी फाइल शेयरिंग ऐप्स आ रहे हैं, जैसे शेयर ऑल है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक और बहुत ही पॉपुलर ऐप था, वो था यूसी ब्राउजर। इसका अगर आप ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो बहुत सारे, हालांकि ब्राउजर्स कई सारे हैं, गूगल क्रोम है, इसके अलावा अगर आप मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, लेकिन अगर आप स्वदेशी ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो जियो ब्राउजर ट्राई कर सकते हैं। जियो ब्राउजर लोकल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट कर रहा है, डार्क थीम में भी आ रहा है, और उसकी जो अगर फाइल साइज है बहुत ही 6.7 MB की है, बहुत ही इजिली और बहुत ही सिक्योर ये एक ऐप है, इसको आप देख सकते हैं। अगर एक और ऐप जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था जिसका ऑल्टरनेटिव खोजने की हमें जरूरत है, वो है कैम स्कैनर, जो कि हम डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो डॉक स्कैनर एक ऑल्टरनेटिव इसका हो सकता है। इसके अलावा एडोब स्कैनर भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जो कि आप स्कैनिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
शुक्रिया दीपाली और रोहन। तो दीपाली और रोहन ने आपको कुछ अच्छे विकल्प बताए अगर ये ऐप्स बंद हो रहे हैं और आप इनमें दिलचस्पी रखते हैं तो। और अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ है ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट सौरभ भटनागर और माइंड आईटी सिस्टम के सीईओ शैलेंद्र गुप्ता। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे एक बुनियादी सवाल हम लेना चाहेंगे कि ये ऐप बैन का क्या मतलब है? ये किस तरीके से रुकेगा? एक यूजर के लिहाज से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि इसका क्या मतलब है? क्या यूजर के मोबाइल में ये ऐप काम करना बंद कर देगा? मनोज जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है कि जो लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो देखिए, अब ये 3 तरीके से इस चीज़ को रोका जाएगा। पहला तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एंड्रॉयड के जो प्ले स्टोर है और जो एप्पल का जो प्ले स्टोर है उस पर वो नए डाउनलोड्स आपको अभी डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। तो जो भी इंडिया में लोग रहते हैं, जब आप उसको जा करके सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिलेंगे ही नहीं। ये तो नए लोगों के लिए हो गया जी। अब इसके बाद बात आती है कि जो लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं और उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को रोक सकती है या लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम डाउनलोडिंग, उसके अलावा जो भी ये जब आप इस एप्लीकेशन को खोलते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो किसी न किसी सर्वर के साथ इंटरेक्ट करती है, जो कि या तो चाइना में होगा या इंडिया में होगा। तो भारत सरकार जो है वो एयरटेल को, वोडाफोन को, जो भी इस तरीके के आपके पास इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कराने वाले प्रोवाइडर्स हैं, उनको कह देगी कि ये सारे यूआरएल्स बैन कर दिए जाएं। तो आपके एप्लीकेशंस जो हैं वो चलनी बंद हो जाएंगी। कुछ एप्लीकेशंस जो आपके पास हैं जिसमें ऑफलाइन फीचर्स हैं और वो उन बेसिक चीज़ों के साथ चल सकती है, जैसे कि मान लीजिए कैम्प स्कैनर में सिंपल PDF अपलोड है, वो आपका अभी भी चलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आपके पास, क्योंकि नई सुविधाएं और नई तरीके के ऐप्स नहीं रहेंगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अब समय आ गया है कि आप इनको अनइंस्टॉल कर दें और आप अब भारतीय ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आपको ऑलरेडी बताए गए हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही। तो हमें अब उस तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे, जो आपके पास पड़े रह जाएंगे एप्लीकेशंस यहाँ पे, उनको कोई भी न्यू फीचर, सिक्योरिटी अपडेट्स अब मुहैया नहीं होंगे। तो हम सबके हित में अब यही है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है, उसी तरीके से अब हम भी इस चीज़ को बदल लें और नई देसी ऐप्स की तरफ चलें। जी, तो जो सरकार ने कदम उठाया है वो ये है कि सरकार ने एंड्रॉयड और iOS दोनों के जो प्ले स्टोर्स हैं, जो ऐप स्टोर्स हैं, और उनसे कहा है कि नए डाउनलोड्स नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल साफ है। ISPs को, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनको भी कह दिया गया है, जो गुप्ता साहब बता रहे थे कि ISPs उनको ब्लॉक करें ऐप्स के जो सर्वर है या जो उसका प्रोटोकॉल है उसका। लेकिन इस बहस में पड़े बिना कि यूजर की क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जाहिर तौर पर जो माहौल है उसमें बिल्कुल सरकार के साथ सबको खड़ा होना चाहिए और इस ऐप को, जो ये 59 ऐप हैं, इनको अपने मोबाइल से बाहर करना चाहिए। अब चलते हैं हम सौरभ भटनागर साहब के पास, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हैं। बड़ा सवाल जो आज हमने अपना टॉपिक भी रखा है, सौरभ जी, क्या देसी ऐप्स का जमाना आ रहा है? एक कदम उठाया गया है। ये कदम अपने आप में भले बहुत बड़ा ना हो ऐप मार्केट के साइज को देखते हुए, लेकिन आप इसको किस तरीके का एक इंडिकेशन मानते हैं? क्या मार्केट में, ऐप मार्केट में बड़ा डिसरप्शन आएगा और यूजर के लिहाज से उसमें क्या है? देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज जो ये स्टेप लिया गया है, अगर आप इनका यूजर बेस देखोगे तो ये यूजर बेस इन सारी एप्लीकेशंस का मिला के कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा का होगा। एंड अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, मतलब जिस तरीके का द वे आई थिंक, मेरे को तो ये चीज समझ में आती है, अगर कोई भी हैपनिंग होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और मेरे को ये दिख रहा है कि जो इंडिया के ऐप क्रिएटर्स हैं या फिर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो IT एक्सपर्ट्स हैं, अभी उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि बॉस, ये सारी ऐप्स थी जो कि फंक्शन कर रही थी, इतनी ज्यादा फेमस थी और प्रॉफिटेबल थी, लेकिन अब कंज्यूमर्स इनका ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए जाएंगे। तो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम अप विद अ बेटर ऑल्टरनेटिव, या फिर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आप साथ में लेके आइए। उससे आपको इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केट में जाने की, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की, राइट? सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अपने देसी लोगों के लिए टू ग्रो देयर ऑनलाइन बिजनेस। जी,
लेकिन शैलेंद्र साहब ये बताइए कि अभी जो हमारा ऐप मार्केट है प्रेजेंटली, जैसे हम भी विकल्प सुझा रहे हैं, लेकिन हम जिसका 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के, उसके विकल्प में हम चिंगारी बता रहे हैं जिसके अभी तक 25 लाख डाउनलोड्स हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि जो यूजर है वो उसको रेडी एप्स क्या अभी अवेलेबल होंगे ऑल्टरनेट में, या आप कहें कि जो ये स्पेस खाली होगा उसके मोबाइल में, उसके लिए क्या हमारे मार्केट में देसी एप्स या विदेशी भी कहें हम, भारत को छोड़ के, चीन को छोड़ के दूसरे देशों से, क्या अभी इतने विकल्प मौजूद हैं? अगर नहीं है तो कितना वक्त लगेगा? आपको क्या तैयारी दिखती है? देखिए, ये जो स्पेस है इसमें एक बहुत बड़ा गैप तो इमीडिएटली बनेगा ही, इसमें कोई शक नहीं रह गया अब, क्योंकि जैसे आपने कहा टिकटॉक ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोग जो हैं वो टिकटॉक को यूज़ कर रहे थे। अगर आप पिछले 3-4 दिन में देखेंगे तो जब आप एंड्रॉयड के अंदर में टॉप फ्री एप्लीकेशंस देखते हैं जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो रही हैं, उसमें चिंगारी है, रोपोसो है, और पहले थोड़ा कंट्रोवर्सी में आया था मित्रों, वो भी है। ये जो हैं ये टॉप 10 के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें चैलेंज ये हो रहा है कि इतनी फास्ट यूज़र एक्विजिशन हो रहा है, या यूज़र इतनी जल्दी टिकटॉक का विकल्प ढूंढ रहे हैं कि इन एप्लीकेशंस में अभी स्लोनेस वगैरह की कुछ दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। इनके जो अपने पब्लिसिस्ट हैं, जो इनके CTOs हैं, उन्होंने भी इंटरनेट पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है कि बहुत जल्दी वो इस चीज़ को दूर करेंगे, क्योंकि एकदम से लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये जो गैप बना है, ये गैप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक गैप जितनी मार्केट में एड स्पेंडिंग है, या फिर जितनी भी किसी का भी डिजिटल बजट है किसी कंपनी का, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अब जितना भी युवा वर्ग है वो सारा इसी तरीके की एप्लीकेशंस पे रहता है ज़्यादातर, और बड़े बड़े डिजिटल कैंपेन्स और स्पेंडिंग्स और करोड़ों की जो सोशल मीडिया स्पेंडिंग्स होती हैं और जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो इन्हीं एप्लीकेशंस के अंदर होती है। तो अब जितने इन्फ्लुएंसर जैसे टिकटॉक में थे, आज की डेट में अब उनको इनमें से किसी एक ऐप के ऊपर जा करके दोबारा से अपने लिए बहुत सारे फॉलोअर बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही जल्दी, कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको कई बड़े नए प्लेयर्स भी दिखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है और बहुत मार्केटिंग कंपनीज़ का इसके ऊपर फोकस रहता है, और इस वजह से ये बहुत ही हैपनिंग फील्ड होने वाला है। ना सिर्फ न्यू इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए न्यू प्लेग्राउंड क्रिएट होने वाले हैं जहाँ पे हमें बेहतर ऑप्शंस मिल सकती हैं, देसी ऑप्शंस मिल सकती हैं, बल्कि जो विदेशी एप्लीकेशंस हैं जैसे इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये इस तरीके का लोड जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि तो डिमांड खत्म नहीं हुई है लेकिन सप्लाई रुक गई है जी। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो फिलहाल कुछ खालीपन है, लेकिन ये खालीपन जो है ये वैक्यूम रहता नहीं है, ये आप देखेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर तो आपने बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बहुत ही दिलचस्प बात बताई शैलेंद्र गुप्ता साहब, आपने ये कहा कि ये सिर्फ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप इसको ऐप मार्केट के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक तो ऐप जो लोग चलाते हैं, जो कंपनियां ऐप बनाती हैं उनके लिए, ऐप चलाती हैं उनके लिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एड फ्लो होता है, यहां से जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि इसमें बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े काम देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बैन क्यों लगाया गया है, और जो कारण बताए गए हैं इस बैन के पीछे, वो कारण क्या बाद में भी हमें परेशान कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें कि क्या अब इंडियन यानी देसी एप्स का जमाना आने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े एप्स पर बैन लगा है जिनसे मार्केट में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट सौरभ भटनागर और माई IT के CEO शैलेंद्र गुप्ता। सौरभ भटनागर साहब, आप तो इस मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो तमाम बारीकियां आप लोग समझते होंगे। ये बताइए कि जो हवाला दिया गया है डेटा सिक्योरिटी का, और हो सकता है कि इस वक्त प्रावधान या कानून के हिसाब से यही एक रास्ता हो इनको रोकने का, और सरकार का मकसद कुछ और हो, हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी की बात बार बार आती है।
जो कि साफ है कि सिर्फ इन्हीं ऐप से कंसर्न नहीं है, बाकी तमाम ऐप से भी कंसर्न है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि यूजर के लिए ना सिर्फ ऐप उसके मोबाइल से गायब हो जाने के लिहाज से, बल्कि जो खतरा बताया जाता है उस खतरे के लिहाज से भी। देखिए, अगर मैं डेटा सिक्योरिटी की बात करूं तो अगर हम बोलते हैं ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज है, तो आई वुड से दैट प्राइवेसी इज अ मिथ, क्योंकि आपका जितना भी डेटा ऑनलाइन आप दे चुके हैं वो सारी की सारी कंपनीज के पास है, राइट। एंड प्रॉब्लम ये थी कि हमें चाइना से जो भी चीजें हुई हमारे बॉर्डर पे, तो ऑब्वियसली हमें एक स्टैंड लेना था। अगेन जैसा आपने बोला कि हम उस पॉलिटिकल बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी था। बिकॉज होता क्या है ना कि हम लोग आपस में बोल सकते हैं कि यार चाइनीज प्रोडक्ट बैन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर ऊपर लेवल से वो चीज दिखती है तो जो जनता है उसमें भी एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। सो दैट इज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हाँ, डेटा इट्स नेवर प्राइवेट। आप जितना भी डेटा ऑनलाइन देंगे वो सबके पास जाएगा, एंड उसको आपके खिलाफ भी यूज किया जा सकता है। अगर आपने देखा होगा, क्योंकि मैं मार्केटर हूँ, तो जब मैं मार्केटिंग करता हूँ, फेसबुक एड्स चलाता हूँ या फिर टिकटॉक पे एड्स चलाता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड्स चलाता हूँ, तो जितना डेटा आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये दिया कि मैं यहाँ पे घूमने गया, या फिर अगर आपने ये बताया कि मेरे को ये चीज खानी पसंद है, उन सारी चीजों के बेसिस पे हम आपको एड्स दिखा सकते हैं और दिखाते भी हैं ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है शैलेंद्र गुप्ता साहब, जो ये कह रहे हैं सौरभ की प्राइवेसी इज अ मिथ अभी आज के समय में। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आपका डेटा अगर मेरे पास आ गया तो उसका मिसयूज कॉमनली जो लोग जानते हैं वो ये हो सकता है कि आपको एड्स वैसे दिखाए जाएंगे, या आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड जैसी चीज अगर कोई करना चाहता है तो उसको आसानी होती है अगर आपका डेटा उसके पास हो। क्या डेटा सिक्योरिटी थ्रेट बस यहीं तक सीमित है, या इसका कोई और स्कोप आप देखते हैं आम आदमी के लाइफ में? देखिए, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बहुत अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो पहला तो जैसे सौरभ ने बताया कि मार्केटिंग के लोगों के लिए हाइपर मार्केटिंग करनी है। आप शाम को 4 बजे कौन सी मॉल में जाते हैं और उसी मॉल के दुकान के अगर आपको ऐड दिखाए जाएं तो संभावना बहुत है कि आप ख़रीद लेंगे। तो ये तो हो गया इन्फ्लुएंस करना बाय ऐड, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इनसाइट्स फिगर आउट करना बहुत हाई लेवल पे। आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या डेमोग्राफिक्स हैं, किस तरीके के वर्ग किस तरीके की चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं और किस समय पे किस दिन में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की खरीद होती है। इस तरीके से इस डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन स्टोर के अंदर में बीच में एक बहुत बड़ी सफाई करी थी एंड्रॉयड ने, गूगल ने, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे रॉग ऐप हटाए थे जो कि आपके डेटा को स्पाई कर रहे थे और उसको मिस यूटिलाइज कर रहे थे। इन होता क्या है कि देखिए, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हुए बहुत सारे परमिशन लिए जाते हैं आपसे। कुछ परमिशन वो हैं जो ज़रूरी हैं, कुछ परमिशन वो हैं जो ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशंस ले लेती हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो चाहें तो आपने जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो क्या है उसको एनालाइज कर सकती हैं, आपने क्या एसएमएस भेजा वो उसको देख सकती हैं, आपकी रियल टाइम में लोकेशन क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका माइक में क्या आवाज़ आ रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो एक एनालिसिस कर सकती हैं और ये डेटा भेज सकती हैं। ये सारा का सारा डेटा एज इट इज़ नहीं भेजा जाता हर जगह, लेकिन कोई भी रोग ऐप जो है वो इस तरीके से सारा डेटा को भेज भी सकती है आइडेंटिफिकेशन के साथ भी। एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण जो है वो यही टिकटॉक ही ले लीजिए, जो सरकार को देखिए एक नेशनलिस्ट एंगल है और एक जो पॉलिटिकल एंगल है वो तो अलग हैं, बट उसके अलावा कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी के एंगल जो हैं वो कुछ इनमें सच्चाई भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि टिकटॉक को नवंबर 2019 में कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट के अंदर में पेश होना पड़ा था, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके ऊपर, जिसमें कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट ने उनसे सवाल। ठीक है सौरभ साहब, शैलेंद्र साहब, ये 4 दिन पहले ही ये पॉइंट क्लियर है जो आप बताना चाहते हैं, वो बात बिल्कुल साफ है कि इसमें थ्रेट्स तो हैं, और लेकिन अभी जो कदम हमने उठाया है उसके कई दूसरे मायने भी हैं। लेकिन हमारा एक बड़ा बाजार है शैलेंद्र गुप्ता साहब, और हम 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स रखते हैं देश में, तो ये बड़ा मार्केट है। और जो इसका एक इनवर्ड्स फ्लो हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसका फायदा भी हम लोग उठा रहे हैं, और अब लगभग हर काम हम ऐप्स के जरिए कर रहे हैं। तो जो इस तरीके से डिसरप्शंस आए हैं, 59 ऐप्स कुछ भी नहीं है, आप पूरा बाजार अगर आप देखते हैं
आगे इसको लेकर यूजर के ऑप्शंस बढ़ेंगे ही, ये क्या तय है, या आपको लगता है कि ये डिसरप्शन नेगेटिव भी हो सकता है, इसके खतरे हैं? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से मार्केट को कभी बीच में डिस्टर्ब करेंगे, एक बार की बात नहीं, अगर बार बार ऐसा होता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने मनोज जी। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैसेज देना चाह रही है, वो मैसेज तो वो क्लैरिटी के साथ दे ही रही है, क्योंकि जो पिछले 2 महीने में जो FDI इन्वेस्टमेंट है चाइना के थ्रू जो आ रही है, उसमें भी अब कौन सी इंडियन कंपनी में आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बताना ज़रूरी हो गया है सरकार को। और जो ये ऐप्स हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी इस तरीके की रिटेलिएटरी का हम कदम उठाते हैं, तो हम जो फिजिकल गुड्स हैं उसके अंदर में हम एक लेवल से ज़्यादा आप कदम बहुत आसानी से स्वेच्छा से नहीं उठा सकते, क्योंकि वो WTO के थ्रू गवर्नड होते हैं। लेकिन जो IT एप्लीकेशन और ये जो IT एसेट्स हैं, ये जो हैं ये ग्रे एरिया हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। और इससे हर जने को यही अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, इंडिया के जनों को, कि यहाँ पे सबके लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर खुल गया है। देखिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक बार ही होंगी, ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली होंगी। और कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो भी जना इस अवसर को तैयार करने, इस अवसर के ऊपर पहले से पूरी तैयारी से बैठा होगा, उसको बहुत अधिक फायदा होगा। तो हम सबके हित में आई थिंक कहीं ना कहीं यही है कि हम इसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दें। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है ऐप डेवलपमेंट की, उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लोगों को इंडिया के प्रोडक्ट डेवलप्स और करने चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि एक जो ग्रे एरिया है उसका सहारा लेकर हमने ये कदम उठाया, क्योंकि देश को इसकी जरूरत थी, सरकार ने ये साफ भी किया है। अब सौरभ भटनागर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हमारे दर्शकों के लिए और स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, क्या आप कुछ बड़े ऐप्स, बड़े प्लेयर्स आते हुए देख रहे हैं बिल्कुल नजदीक में? अगर हाँ तो वो कौन है, क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़े ऐप्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि क्योंकि जिसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट, कि इस समय आपको फोकस किस चीज पे करना है। फोकस आपको इस चीज पे करना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कैसे यूज कर सके, क्योंकि इट्स कंज्यूमर अड्डा। तो कंज्यूमर अड्डा में अगर आप इस समय अपने चीजों को सीखें, ऐप्स को चलाना सीखें और अपने स्किल लेवल पे काम करना सीखें, ठीक है। उससे इमीडिएट ये सवाल एक बार मैं शैलेंद्र गुप्ता जी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई बड़ा प्लेयर आता हुआ दिख रहा है जो राइडिंग ऑन ये जो बैन है उस पर, अपना देसी विदेशी कोई भी बड़ा प्लेयर? बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे इंडिया के ही प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, जो ऑलरेडी भी थे और अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी और भी बड़ी हो गई है। इसमें जियो की प्लानिंग्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो Z5 जो है वो एक अपना हाइपर शॉट्स करके एक एप्लीकेशन ला रहा था अगस्त के अंदर। ये उनकी सोच से भी पहले हो गया, तो अब उनको और ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। तो देसी बहुत सारे बड़े प्लेयर भी हैं, और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो ये बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके मौके तो बढ़ ही जाएंगे। इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जी जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ भटनागर और शैलेंद्र गुप्ता, हमसे जुड़ने के लिए, कंज्यूमर अड्डा को अपना वक्त देने के लिए। तो ये कहानी गुजर चुकी है। 59 ऐप अगर आपके पास है, आप इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया उसको अपने मोबाइल से बाहर करें। फिलहाल की स्थिति यही है और इंतजार करें, कुछ देसी बड़े प्लेयर्स जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।